हेलो एवरीवन। आज हम लोग टिश्यू यानी ऊतक साथ ही मसल जिसको मांसपेशियां कहा जाता है, ये दोनों टॉपिक का एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें, इस टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है बहुत अच्छे से, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं टिश्यू और मसल को। यानी ये जो खान सर का जो नोट्स है उसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं स्टार्ट, तो यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यूज को। तो एमसीक्यूज हम लोग लाइन बाय लाइन करके सब कंप्लीट करेंगे। हर एमसीक्यूज का मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं। साथ ही अगर आप इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो आप बिल्कुल कमेंट में बताएं, साथ ही लाइक भी करें, जिससे कि हम लोग को पता चल जाए और हमारा मोटिवेशन भी बढ़े। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है सभी सजीव बने होते हैं, यानी सभी सजीव किस चीज के बने होते हैं। तो यहाँ क्या होगा आंसर, कोशिकाओं के से बने होते हैं। सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है, यानी कौन सा जीव का बात किया जा रहा है, एक कोशिकीय जीव। तो आपको याद रखना है अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। अमीबा जिसको बोलते हैं वो क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो आपको ये याद रखना होगा। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कोशिकाओं का वह समूह जो समान उत्पत्ति का बात कर रहा है और समान संरचना और सामान्य कार्य को संपादित करते हैं, क्या कहलाते हैं। यानी कोशिकाओं का वैसा ग्रुप के बारे में बताना है जो एक जैसा काम करते हैं और एक ही तरीके से वो क्या उत्पन्न हुए हैं और एक ही जैसा उनका क्या स्ट्रक्चर है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तक। ये क्या करते हैं, एक जैसे उत्पत्ति इनकी हुई है और एक ही जैसा संरचना है और एक ही जैसा काम करते हैं। तो उत्तक एक ऐसा कोशिका का वह समूह है जिसको हम लोग कह सकते हैं एक समान उत्पत्ति, समान संरचना और समान कार्य को संपादित करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उत्तक शब्द किसने दिया। उत्तक शब्द का बात किया जा रहा है, आखिर उत्तक शब्द किसने दिया। तो 4 का आंसर हो जाएगा बिचट ने दिया था उत्तक का शब्द। तो आपको याद रखना है बिचट ने कौन सा शब्द दिया, तो उत्तक दिया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं। उत्तक के अध्ययन को आपको याद रखना होगा फाइकोलॉजी कहते हैं। उत्तक के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, हिस्टोलॉजी के जनक कहे जाते हैं। तो हिस्टोलॉजी के जनक कौन कहे जाते हैं, तो बीचट क्या कहे जाते हैं, हिस्टोलॉजी के जनक कहे जाते हैं। बीचट कौन है, हिस्टोलॉजी के जनक है। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है 5 का आंसर फाइकोलॉजी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, निम्न में से कौन सा एक जंतु उत्तक का प्रकार नहीं है, यानी ऐसा कौन सा जंतु है जो उत्तक का एक प्रकार नहीं है। तो 7 का डी आंसर हो जाएगा फ्लोएम उत्तक। ये क्या है, जंतु उत्तक का प्रकार नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट 8 नंबर, जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक हैं। कौन से उत्तक हैं जो जंतु के शरीर को ढकते भी हैं, साथ ही उसको बाहर से रक्षा भी प्रदान करते हैं। तो आपको याद रखना है एपिथीलियल उत्तक उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एपिथीलियल उत्तक। ये क्या करता है, जंतु को शरीर को ढकने का भी काम करता है और बाहरी रक्षा भी प्रदान करता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एपिथीलियस उत्तक का मुख्य कार्य क्या है। तो एपिथीलियस उत्तक का मुख्य कार्य क्या है, 9 का जो आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखना है रक्षा करना, श्रवण करना और अवशोषण करना, ये तीनों में से कोई कार्य नहीं है। तो आप इसमें से कौन सा आंसर देंगे, इनमें से कोई नहीं। 9वां का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए 10 का क्या आंसर, एपिथीलियस उत्तक का उद्गम हुआ है। एपिथीलियस उत्तक का उद्गम कैसे, तो आपको याद रखना है 10 का जो आपका आंसर हो जाएगा कैसे, बाह्य जनन स्तर से, मध्य जनन स्तर से और अंतः जनन स्तर से। तीनों से क्या हुआ है, इसका इनमें से सभी से हुआ है क्या, एपिथीलियस उत्तक का उद्गम। 11 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय प्रसार नग्न होता है। अंतर कोशिकीय प्रसार कौन सी कोशिकाओं के बीच नग्न होता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा एपिथीलियल उत्तक के बीच क्या होता है, एपिथीलियल कोशिकाओं के बीच, उत्तक के कोशिकाओं के बीच क्या होता है, अंतर कोशिकीय प्रसार क्या होता है, नग्न होता है, मतलब एकदम न के बराबर। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एपिथीलियल उत्तक के संदर्भ में असत्य चुनना है। यहाँ पे एपिथीलियल उत्तक के संदर्भ में क्या असत्य चुनना है, कौन सा लाइन गलत है। तो गलत लाइन को क्या करना है, फाइंड करना है। तो 12 का जो आंसर है, अब देखिए यह त्वचा का निर्माण करता है, तो ये बिल्कुल क्या है, 12 का क्या है, सही है। इसकी कोशिका सटे होते हैं, ये भी क्या है, सही है। इसके पास आधार झिल्ली होती है, तो ये भी क्या है, सही है। तो 12 का कौन सा, रक्त इसका एक उदाहरण है, बिल्कुल क्या है, गलत है।
अब देखिए 13 का क्वेश्चन, विसरण के लिए अधिक उत्तरदायी है। विसरण के लिए अधिक उत्तरदायी कौन है? तो 13 का ए, शल्की एपिथीलियम। कौन? शल्की एपिथीलियम क्या है? विसरण के लिए अधिक उत्तरदायी है। अब देखिए 14 का क्वेश्चन नंबर, त्वचा है। त्वचा क्या है? तो 14 का आंसर याद रखना है। त्वचा एक क्या होता है? तो आपको याद रखना है स्तरित शल्की एपिथीलियम होता है। स्तरित शल्की एपिथीलियम कौन होता है? तो त्वचा होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15, शल्की एपिथीलियम उत्तक पाया जाता है। तो शल्की एपिथीलियम उत्तक क्या पाया जाता है? कैसे? आहार नली में भी पाया जाता है शल्की एपिथीलियम उत्तक, कोशिकाओं में भी पाया जाता है और कुपिका में भी पाया जाता है। कौन? तीनों में पाया जाता है। तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन गलत मिलान है? तो कौन गलत मिलान है ये बताना है। तो 16 का जो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वैसे यहाँ पे देखिए घनाकार एपिथीलियम यहाँ पे है घनाकार कोशिका, ये क्या है? सही है। स्तंभकार एपिथीलियम, स्तंभकार कोशिका, ये क्या है? सही है। तो अब 16 का आपको आंसर शल्की एपिथीलियम, तो चपटी कोशिका, ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे स्तरित शली एपिथीलियम और पक्षमाभ कोशिका, ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, घनाकार और स्तंभकार उत्तक मदद करते हैं। घनाकार और स्तंभकार उत्तक मदद करते हैं। अब देखिए 17 का आंसर क्या है? इनमें से सभी। अवशोषण करते हैं, श्रवण करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, ये तीनों क्या होता है? इनमें से आंसर ये सभी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, वृक्कीय नली और लार ग्रंथि के अस्तर का निर्माण करता है। वृक्कीय नली और लार ग्रंथि के अस्तर का निर्माण कौन करता है और उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करता है? तो 18 का आपको आंसर क्या रखना है यार? घनाकार एपिथीलियम। क्या हो जाएगा आंसर? घनाकार एपिथीलियम। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या था? तो घनाकार और स्तंभकार उत्तक मदद करते हैं किसमें? तो याद रखना है क्या? इनमें से अवशोषण में भी, उत्सर्जन में और श्रवण में भी। लेकिन वृक्कीय नली और लार ग्रंथि के अस्तर का निर्माण करता है, तो कौन करता है? तो 18 का आंसर क्या हो गया? घनाकार एपिथीलियम। ये अब 19 नंबर क्वेश्चन, उस उत्तक का नाम बताएं जो ग्रंथि बनाते हैं। उस कौन से उत्तक हैं जो क्या बनाते हैं? ग्रंथि बनाते हैं। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? घनाकार एपिथीलियम क्या है? जो ग्रंथि भी बनाते हैं। 20 नंबर, एक कोशिकीय ग्रंथि। एक कोशिकीय ग्रंथि के बारे में बताना है। तो 20 का ये गॉबलेट ग्रंथि। गॉबलेट ग्रंथि क्या होता है? एक कोशिकीय ग्रंथि होता है। 21 नंबर क्वेश्चन, स्तंभकार एपिथीलियम उत्तक के पास पक्षमाभ होते हैं। यानी स्तंभकार एपिथीलियम उत्तक के पास क्या होते हैं? पक्षमाभ होते हैं। चलिए अब 21 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना है ए और बी दोनों। तो ए हो गया श्वास नली भी होता है और डिंब वाहिनी नालिका भी होता है, तो ये याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, श्वास नली में श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायक करती है। यानी श्वास नली में श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। तो 22 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? पक्षमाभ क्या करती है? श्वास नली में श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके, आगे पहुंचा के क्या साफ करने में क्या करती है? सहायता करती है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोशिकाएं जो रक्त नालिका को स्तरित करते हैं किस उत्तक से संबंधित है? कोशिकाएं जो रक्त नालिका को स्थानांतरित करते हैं किस उत्तक से संबंधित है? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? शल्की एपिथीलियम। शल्की एपिथीलियम क्या होती है? वैसी कोशिकाएं होती हैं जो रक्त नालिका को क्या करती है? स्थानांतरित करती है। और वो कौन से उत्तक से संबंधित है? तो शल्की एपिथीलियम उत्तक से संबंधित है। नेक्स्ट 24, एपिथीलियल उत्तक निम्न कार्य करता है। कौन सा ऐसा कार्य करता है? तो 24 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो रक्षा करने का, श्रवण करने का और अवशोषण करने का, तीनों करने का काम कौन करता है? तो एपिथीलियल उत्तक काम करता है। अब 25 नंबर, किरेटिन प्रोटीन के संबंध में असत्य चुनना है। तो किरेटिन प्रोटीन के संबंध में क्या चुनना है? असत्य चुनना है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना है यह जल के लिए परागम्य है, यह असत्य है। क्या है? कठोर होता है, जल रोधक होता है, त्वचा के लिए एपिडर्मी में पाया जाता है, त्वचा के एपिडर्मी में पाई जाती है। तीनों क्या है? सही है। लेकिन असत्य कौन सा है? गलत कौन सा है? तो ये जल के लिए परागम्य है। अब देखिए 25 का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अब 26, किरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। तो किरेटिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो 26 का क्या हो जाएगा?
त्वचा में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। बालों में भी पाया जाता है, नाखूनों में भी पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाता है, इनमें से सभी। अब 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संयोजी उत्तक में अंतरकोशिकीय अर्धात्री होते हैं। अब देखिए संयोजी उत्तक में अंतरकोशिकीय अर्धात्री होते हैं, कौन से होते हैं। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, कम होते हैं या अधिक होते हैं या नग्न है। तो आपको क्या रखना है याद, अधिक होते हैं। क्या अंतरकोशीय अर्धात्री क्या होते हैं, अधिक होते हैं। किसमें, संयोजी उत्तक में। अब 28 नंबर, संयोजी उत्तक में अंतरकोशिकीय अर्धात्री हो सकती है। अंतरकोशिकीय अर्धात्री क्या हो सकती है, अब इसमें बताना है कैसी हो सकती है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या तरल जैसी होते हैं, बिल्कुल सही। जेली जैसी होती है, बिल्कुल सही। ठोस जैसी होते हैं, बिल्कुल सही। इनमें से सभी हो जाएगा आंसर, याद रखना है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन एक संयोजी उत्तक का कार्य नहीं है। संयोजी उत्तक का कार्य नहीं है। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, एंजाइम स्रावित करना क्या संयोजी उत्तक का कार्य नहीं है। तो आपको याद रखना है, संबंध करना कार्य है, संवहन करना कार्य है, सहारा प्रदान करना कार्य है, लेकिन एंजाइम स्रावित करना कार्य नहीं है। तो याद रखना है 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 30 नंबर, निम्न में कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है। संयोजी उत्तक इनमें से कौन एक नहीं है। क्या वो त्वचा है, त्रायु है, कंडरा है, अस्थि है। तो इनमें से बताना है। तो 30 नंबर का जो क्या हो जाएगा आंसर, तो आपको याद रखना है कि त्वचा क्या है, एक संयोजी उत्तक नहीं है। बाकी सब, स्रायु एक संयोजी उत्तक है, अस्थि एक संयोजी उत्तक है, कंडरा एक क्या है, संयोजी उत्तक है, त्वचा नहीं है। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है। संयोजी उत्तक का कौन सा एक उदाहरण है। तो याद रखना 31 का क्या हो जाएगा आंसर, तो याद रखना इनमें से सभी, अस्थि भी हो जाएगा, उपास्थि भी हो जाएगा और रक्त भी हो जाएगा। तो याद रखना इनमें से सभी क्या है, संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक तरल संयोजी उत्तक है। तो तरल संयोजी उत्तक का बात किया जा रहा है। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है रुधिर क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। अस्थि तरल संयोजी उत्तक नहीं है, लिगामेंट नहीं है, उपस्थि नहीं है, कौन है, तो रुधिर है। अब 33 का आंसर क्या हो जाएगा, अस्थि संयोजी उत्तक का मुख्य कार्य है। अस्थि संयोजी उत्तक का मुख्य कार्य है। तो 33 का आंसर आपको याद रखना है क्या, तो इनमें से सभी है। यानी शरीर को आकार देना भी सही है, मांसपेशियों को सहारा देना भी, और अंगों को सहारा देना क्या है, अस्थि संयोजी उत्तक का कार्य है। शरीर को आकार कौन देगा, संयोजी अस्थि संयोजी उत्तक। मांसपेशियों को सहारा कौन देगा, अस्थि संयोजी उत्तक। अंगों को सहारा कौन देगा, तो अस्थि संयोजी उत्तक। यानी इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन एक मजबूत और कठोर उत्तक है। मजबूत और कठोर उत्तक का बात किया जा रहा है। तो 34 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, अस्थि क्या एक मजबूत और कठोर उत्तक होता है। अब 35, अस्थि की अर्धात्री होती है। अस्थि की अर्धात्री कैसी होती है, अर्धात्री यानी कैसा होता है अस्थि, यानी 35 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, कठोर होता है। तो अस्थि की अर्धात्री कैसी होती है, तो कठोर होती है। अर्धात्री शब्द मतलब अस्थि किस तरीके का। 36, अस्थि की अर्धात्री बनी होती है। अस्थि की अर्धात्री कैसे बने होती है, किस चीज से बनी होती है। तो 36 का याद रखना है क्या हो जाएगा आंसर, कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। तो याद रखना है अस्थि की अर्धात्री कैसी बनी होती है, तो कैल्शियम फॉस्फेट से। 37 नंबर, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी उत्तक जिसे क्या कहते हैं जुड़ी होती है। तो याद रखना है दो अस्थियों की बात किया गया, आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी उत्तक जिसे क्या कहते हैं, जो जुड़ी होती है। तो एक दूसरे से किस तरीके से, कौन सी अन्य संयोजी उत्तक से जिसे क्या कहते हैं, ये बताना है। तो 37 का जो आंसर क्या हो जाएगा, स्रायु कहते हैं। तो याद रखना है दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी उत्तक जिसे स्रायु कहते हैं से क्या जुड़ी रहती है। तो एक दूसरे से कैसे, संयोजी उत्तक कौन सी होती है, स्रायु संयोजी उत्तक होती है, उससे क्या होती है, जुड़ी होती है। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन संयोजी उत्तक का सही युग्म है। तो संयोजी उत्तक का सही युग्म बताना है, कौन सा इसमें सही जुड़ाव है। तो 38 का आपका आंसर क्या होगा, तो याद रखना है आपका क्या हो जाएगा, रुधिर एक और अस्थि क्या है, सही संयोजी उत्तक का क्या है, युग्म है। यानी यही दो, ये सही है, बाकी ये सब क्या है, गलत है। यानी ये संयोजी उत्तक सही युग्म नहीं है। अब देखिए 39, संयोजी उत्तक। 39 का क्या, संयोजिक उत्तक अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। संयोजिक उत्तक कौन सा है जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। तो 39 का आपका क्या हो जाएगा आंसर, बी नंबर, कंडरा क्या है सही। ये जो संयोजी उत्तक है अस्थियों को मांसपेशी से जोड़ता है, तो आपको याद रखना है।
अब 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? तो कौन एक इसमें से संयोजी उत्तक नहीं है? तो आपको याद रखना है 40 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर? तो ग्रांथिल। ग्रांथिल क्या है? संयोजी उत्तक नहीं है, याद रखना है। ये सब क्या? एडिपोज संयोजी उत्तक है, एरिओलर संयोजी उत्तक है, रुधिर क्या है? संयोजी उत्तक है, ग्रंथिल क्या है? संयोजी उत्तक नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है कि अधात्री प्रोटीन शर्करा की बनी होती, यानी कौन सा ऐसा यहाँ पे अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है? आपका 41 का आंसर क्या हो जाएगा? उपास्थि की अधात्री। उपास्थि की अधात्री किससे बनी होती है? तो प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। तो उपास्थि की अधात्री कैसी? उपास्थि जो एक होता है अस्थि, एक होता है उपास्थि, तो उपास्थि की अधात्री कैसे बनी होती है? प्रोटीन और शर्करा से बनी होती है, तो याद रखना है। 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन, अस्थियों को जोड़ को चिकना बनाती है। अस्थियों के जोड़ों को क्या बनाती है? चिकना बनाती है। क्या है? तो 42 का क्या हो जाएगा? उपास्थि। अस्थियों के जोड़ों को क्या बनाती है? चिकना बनाती है। अस्थि और उपास्थि, तो उपास्थि किससे बनी होती है? तो आपको याद रखना है प्रोटीन और शर्करा से बनी होती है। अस्थियों को जोड़ों को कौन चिकना बनाती है? तो उपास्थि बनाती है। 43, अब 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सी की उपस्थिति के कारण हम अपने बाह्य कर्ण को मोड़ सकते हैं? बाह्य कर्ण जो हमारा बाहरी जो कान होता है उसको किस तरीके से, किसके कारण मोड़ सकते हैं? तो 43 का आपका क्या हो जाएगा आंसर? उपास्थि के कारण। वो अस्थि का नहीं, किससे? उपास्थि से बना होता है, इसी कारण से हम अपने कानों को क्या कर पाते हैं? मोड़ पाते हैं। अब 44 नंबर क्वेश्चन, उपास्थित उपस्थिति यानी उपस्थित होती है, यानी उपास्थित किस में उपस्थित होती है? तो उपास्थित आपको याद रखना है। तो 44 का अभी क्या मैंने बताया? तो 44 का क्या हो जाएगा? क्या कान में, कान को आप मोड़ पाते हैं? बिल्कुल सही। नाक को मोड़ पाते हैं? बिल्कुल सही। कंठ में को मोड़ पाते हैं? बिल्कुल। कंठ को भी आप थोड़ा सा दाबिएगा तो दबने लगेगा, है ना। कान को भी दाबिएगा तो मुड़ने लगेगा, और नाक को भी दाबिएगा थोड़ा सा इधर उधर कीजिएगा तो मुड़ने लगेगा, यानी ये क्या? उपास्थि से बनी होती है। तो याद रखना है उपस्थित से बनी होती है, याद रखना है। 45 नंबर क्वेश्चन, एरिओलर जो है संयोजिक उत्तक पाया जाता है। एरिओलर में संयोजिक उत्तक पाया जाता है किस में? एरिओलर संयोजिक उत्तक किस में पाया जाता है? तो 45 का क्या हो जाएगा आंसर? तो याद रखना है अस्थि मज्जा में, बिल्कुल सही। त्वचा और मांसपेशियों के बीच एरिओलर संयोजिक उत्तक पाया जाता है। रक्त नालिका के चारों ओर क्या एरिओलर संयोजिक उत्तक पाया जाता है। इट मीन्स क्या हो जाएगा आंसर? इनमें से सभी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एरियोलर उत्तक का मुख्य कार्य में से एक नहीं है। एरियोलर उत्तक का मुख्य कार्य में से एक नहीं है। तो 46 का क्या हो जाएगा आंसर? आपको याद रखना है 46 का क्या हो जाएगा? डी। तो आपको क्या हो रहा है? एंजाइम और हार्मोन को स्रावित करना क्या है? एरियोलर उत्तक का मुख्य कार्य एक में से नहीं है। कौन नहीं है? तो ये नहीं है। बाकी सब ये आंतरिक अंगों को सहारा देना किसका काम है? एरियोलर उत्तक का मुख्य कार्य है। और अंगों को भीतर खाली जगह को भरना एरियोलर उत्तक का मुख्य कार्य है। उत्तकों को मरम्मत में सहायता करना ये भी कार्य है, लेकिन एंजाइम और हार्मोन को स्थापित करना ये कार्य नहीं है। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, संयोजी उत्तक जो वसा को संचित करता है। संयोजी उत्तक जो वसा को संचित करता है। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? एडिपोज जो है संयोजी उत्तक जो वसा को क्या करता है? संचित करता है। अब 48 नंबर, उत्तक की कोशिकाएं वस की बूंदों में भरी होती है। अब देखिए कौन सी उत्तक की कोशिकाएं वस की बूंदों में क्या होती है? भरी होती है, वसा की बूंदों में भरी होती है। तो आपको याद रखना है 48 का क्या हो जाएगा? एडिपोज उत्तक की कोशिकाएं वसा की बूंदों में भरी होती है। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है फिल इन द ब्लैंक, संग्रहित होने के कारण एडिपोज उत्तक ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। किसके संग्रहित होने के कारण एडिपोज उत्तक ऊष्मीय कुचालक का कार्य करता है? ऊष्मीय कुचालक का कार्य करता है। तो 49 का क्या हो जाएगा आंसर? तो वसा क्या हो जाएगा? संग्रहित होने के कारण एडिपोज उत्तक ऊष्मीय कुचालक का क्या करता है? कार्य भी करता है। अब 50 नंबर क्वेश्चन हमारा पूरा होने वाला है। रक्त के तरह अर्धात्री भाग को क्या कहते हैं? तो याद रखना है 50 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरह ही एक अर्धात्री भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अब देखिए हैवर्सीरियन तंत्र पाया जाता है। हैवर्सीरियन तंत्र किस में पाया जाता है? तो याद रखना है 51 का क्या अस्थि में पाया जाता है? क्या हैवर्सीरियन तंत्र पाया जाता है। 52 मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। तो मास्ट कोशिकाएं किस में पाई जाती है? तो 52 का क्या हो जाएगा आंसर? संयोजी उत्तक में पाई जाती है। क्या? मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। अब देखिए 53 मास्ट कोशिकाएं स्रावित करती है। तो मास्ट कोशिकाएं क्या स्रावित करती है? तो याद रखना है 53 का आंसर क्या करना है? क्या?
हिपेरिन करती है स्रावित, बिल्कुल मास्ट कोशिकाएं करती है। क्या हिस्टामिन करती है, बिल्कुल सही है। सीरोटोनिन करती है, सीरोटोनिन करती है, बिल्कुल सही है। तो यानी इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। 54 नंबर, निम्न में से कौन रक्त संवहक को बढ़ाता है? रक्त संवहक को कौन बढ़ाता है, तो ये बताना है। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टामन। हिस्टामन क्या है? ये रक्त के संवहक को बढ़ा देता है। अब 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन रक्त संवहक को घटाता है? देखिए बढ़ाने का काम हिस्टामन, अब देखिए घटाने का काम कौन करेगा? तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? सीरोटोनिन। सीरोटोनिन क्या करता है? घटाता है। हिस्टामम क्या करता है? बढ़ाता है। हिस्टामन क्या करता है? बढ़ाता है। और सीरोटोनिन घटाता है। अब देखिए गॉबलेट कोशिकाएं स्रवित करती है, तो गॉबलेट कोशिकाएं क्या स्रवित करती है? तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? म्यूकस स्रवित करती है। तो गॉबलेट कोशिकाएं क्या करती है स्रवित? तो म्यूकस को क्या करती है? स्रवित करती है। अब देखिए निम्न में से कौन एक ऊतक का उदाहरण है? इनमें से कौन एक ऊतक का उदाहरण है? तो 57 का क्या हो जाएगा आंसर? डी, रक्त एक ऊतक का उदाहरण। मस्तिष्क नहीं है, यकृत नहीं है, आमाशय नहीं है, रक्त क्या है? एक ऊतक का उदाहरण। तो 57 का क्या हो जाएगा आंसर? डी। अब देखिए 58, किसी जीवित कोशिका ऊतकों की मृत्यु को कहते हैं, यानी किसी जीवित कोशिका या ऊतकों की मृत्यु को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 58 का क्या हो जाएगा आंसर? आप बताइए। यहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस क्या होता है? जीवित कोशिका या ऊतकों की मृत्यु को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। अब देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, परीक्षण के लिए कोशिकाओं या ऊतकों को शरीर से अलग करना क्या कहलाता है? परीक्षण के लिए कोशिकाओं को या ऊतकों को शरीर से अलग करने को क्या कहा जाता है? तो 59 का क्या आंसर हो जाएगा? तो बायोप्सी कहा जाता है। तो बायोप्सी क्या कहा जाता है? परीक्षण के लिए कोशिकाओं को या ऊतकों को शरीर से अलग करना क्या कहलाता है? बायोप्सी कहलाता है। अब देखिए 60 नंबर, मोटापा निम्न में से किसके अधिकता के कारण होता है? तो आपको याद रखना है 60 नंबर क्वेश्चन का क्या, वसामय ऊतक का जमाव के कारण क्या होता है? मोटापा का अधिकता पाया जाता है। अब देखिए 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? तो 61 का क्या हो जाएगा आंसर? वसामय ऊतक क्या ये शरीर को गर्म रखने के लिए क्या है? उत्तरदायी है। अब देखिए 62, ऊंट का कुबर, यानी ऊंट का जो कुबर होता है किस ऊतक का बना होता है? तो ऊंट का जो, ऊंट पे देखे होंगे ऐसे तरीके से गोल कुबर बना होता है, तो ये किस तरीके से बना होता है? तो आपको याद रखना है। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? वसामय ऊतक से बना होता है। कौन? ये ऊतक का, ऊंट का कुबर, जिसको बोला जाता है किस ऊतक से बना होता है? तो वसामय ऊतक का। और यहाँ पे याद रखना, शरीर को गर्म रखने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो वसामय ऊतक क्या है? उत्तरदायी है। अब देखिए 63, जंतुओं के खुर, नाखून और सींग किसके बने होते हैं? यानी जंतुओं का खुर हो गया या नाखून हो गया या सींग किसका बना होता है? तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? कीरेटिन के से बना होता है। नाखून हो गया, सींग हो गया या खुर किससे बना होता है? कीरेटिन से बना होता है। 64, अब देखिए एक कोशिका में डीएनए है, एक कोशिका में डीएनए है। अब देखिए क्या है, तो आपको बताना है यहाँ पे 64 का नंबर। तो आपको याद रखना है न्यूक्लिक अम्ल कोशिका में क्या है? एक डीएनए। न्यूक्लिक अम्ल एक कोशिका में क्या है? एक डीएनए है। अब देखिए 65, इनमें से कौन सा कोशिका एंटीबॉडी बनाती है? कौन सा कोशिका है जो एंटीबॉडी बनाती है? तो 65 का क्या आंसर हो जाएगा? लिम्फोसाइट क्या है? ऐसी कोशिका है जो एंटीबॉडी बनाती है। लिम्फोसाइट क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। और ये क्या है? कोशिका है। अब देखिए 66 नंबर, हाइपरप्लासिया, हाइपरप्लासिया जो है वो क्या है? तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि को क्या बोला जाता है? हाइपरप्लासिया बोला जाता है। हाइपरप्लासिया में क्या? कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि को क्या बोला जाता है? हाइपरप्लासिया। अब 67 नंबर, बल्बर संबंधित है, तो बल्बर किससे संबंधित है? तो 67 का क्या हो जाएगा आंसर? आपको ये बताना है एडिपोज ऊतक से। अब देखिए बल्बर संबंधित है एडिपोज ऊतक से, तो याद रखना 67 का क्या हो गया? बी हो गया। 68 नंबर, इनमें से कौन सबसे छोटे जीवित कोशिका है? तो 68 का क्या हो जाएगा आंसर? यानी जीवाणु क्या है? सबसे छोटे जीवित कोशिका है। 69 नंबर, ल्यूकेमिया
या रक्त का कैंसर किसकी असामान्य वृद्धि से होता है? या ल्यूकेमिया का बात किया जाए, या रक्त का कैंसर बोला जाए, या किसकी असामान्य वृद्धि से होता है? यानी कौन ऐसा चीज है जो बढ़ते लगेगा असामान्य तरीके से, जिसके कारण ल्यूकेमिया हो सकता है या रक्त का कैंसर होता है? तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत रक्त कणिकाएं जो है ये असामान्य वृद्धि होती है इनके बीच में, यही कारण है कि ल्यूकेमिया भी हो सकता है या रक्त का कैंसर भी हो सकता है। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको WBC बोला जाता है। अब 70 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक रेशेदार प्रोटीन नहीं है? तो रेशेदार प्रोटीन इनमें से कौन नहीं है? तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? 70 नंबर का क्वेश्चन का आंसर याद रखना है, एंजाइम जो है रेशेदार प्रोटीन नहीं है। बाकी सब कोलेजन रेशेदार प्रोटीन है, इलास्टिन रेशेदार प्रोटीन है, किरेटिन रेशेदार प्रोटीन है, लेकिन एंजाइम नहीं है। अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला कौन सा प्रोटीन है? तो याद रखना है, तो 71 का क्या हो जाएगा? कोलेजन जो है सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है। अब देखिए 72 नंबर, इनमें से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? संयोजिक उत्तक इसमें से कौन एक नहीं है? तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है, स्पंजी अस्थि जो है ये संयोजी उत्तक नहीं है। अब देखिए 73, सभी जटिल जंतुओं में कितने प्रकार के मूल उत्तक पाए जाते हैं? तो सभी जटिल जो भी जंतु है उसमें कितने प्रकार के मूल उत्तक पाए जाते हैं? तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 प्रकार के मूल उत्तक पाए जाते हैं। इनमें से कौन संयोजी उत्तक नहीं है? संयोजी उत्तक पूछ रहा है, इसमें से कौन नहीं है? तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? त्वचा एक संयोजी उत्तक नहीं है। रुधिर क्या है? संयोजी उत्तक है। अस्थि और उपास्थि क्या है? संयोजी उत्तक है, लेकिन त्वचा नहीं है। अब देखिए 75 नंबर, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक कौन है? 75 का आंसर क्या हो जाएगा? संयोजी उत्तक सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक है। 76 नंबर, सबसे कठोर उत्तक है। सबसे कठोर उत्तक कौन है? तो 76 का, तो बताइए, ये हो जाएगा अस्थि सबसे कठोर उत्तक है। अब देखिए 77, सबसे मुलायम उत्तक है। सबसे मुलायम पूछ रहा है, तो 77 का सबसे मुलायम क्या हो जाएगा? रुधिर क्या है? सबसे मुलायम उत्तक है। और सबसे कठोर क्या है? अस्थिर क्या है? सबसे कठोर उत्तक है। अब निम्न में से कौन कंकाल उत्तक का उदाहरण है? तो कंकाल उत्तक का उदाहरण 78 का आंसर क्या हो जाएगा? 78 का क्या हो जाएगा? उपास्थि कंकाल उत्तक का उदाहरण है। 79 नंबर, निम्न में से कौन श्वेत उत्तक है? तो श्वेत उत्तक कौन सा है? तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? टेंडना। टेंडन क्या है? एक श्वेत उत्तक है। टेंडन क्या है? श्वेत उत्तक है, आपको याद रखना है। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन पीला रेशेदार उत्तक है? तो पीला रेशेदार उत्तक कौन सा है? तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? लिगामेंट पीला रेशेदार उत्तक होता है, तो याद रखना होगा। अब देखिए 81, अस्थियों से संबंधित कोशिका है। अस्थियों यानी अस्थियों से संबंधित क्या है? कोशिका है। कौन सा कोशिका है? तो आपको याद रखना है 81 का क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी यानी ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, यानी ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, ये क्या है? इनमें से सभी क्या है? अस्थियों से संबंधित कोशिका है। ब्लास्ट, क्लास्ट और साइट, याद रखना है, ब्लास्ट, क्लास्ट और साइट। 82 नंबर, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अस्थियों का जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? तो 82 का क्या हो जाएगा? ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। अब देखिए सही मिलान चुनना है, इसमें से कौन सही मिलान है? तो चारों में बताना है। तो ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर में। तो 83 का आंसर फाइंड आउट करना है। तो 83 का आंसर का याद रखना है, ये सही मिलान। लाल अस्थि मज्जा रक्त लाल रक्त, लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त, ये क्या है? आपको 83 का क्या हो जाएगा आंसर? तो याद रखना है ये गलत है। पीला अस्थि मज्जा में वसा का संचयन, गलत है। तो 83 का आपको याद रखना है, नॉर्मली स्पॉन्जी अस्थि में हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। स्पॉन्जी अस्थि में हैवर्सियन तंत्र, बाकी ये सब क्या है? गलत है। अब देखिए 83 का क्या हो गया? सी याद रखना है। 84 का, निम्न में से किसमें रक्त का संवहन नहीं होता है? तो उपास्थि में रक्त का संवहन नहीं होता है, बाकी अस्थि में होता है, संयोजी उत्तक में होता है, याद रखना है। अस्थि में, संयोजी उत्तक में होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। 85 नंबर, ढीला संयोजी उत्तक है। 85 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एरिओलर। क्या होता है? ढीला संयोजी उत्तक है। तो 84 का आपको याद हो गया होगा, क्या हो जाएगा? उपास्थि, और ढीला संयोजी उत्तक एरिओलर। कोलेजन और इलास्टिन बनाते हैं। कोलेजन और इलास्टिन क्या बनाते हैं? तो आपको याद रखना है 86 का क्या हो जाएगा?
फिब्रोब्लास्ट, यानी फिब्रोब्लास्ट क्या बनाते हैं, कोलेजन और स्टालिन बनाते हैं, क्या, फिब्रोब्लास्ट। अब देखिए 87 नंबर, अस्थि मुख्य रूप से बनी होती है, अस्थि किस से बनी होती है, मुख्य रूप से बोल रहा है, किस से बनी होती है, तो 87 का क्या हो जाएगा, कैल्शियम और फॉस्फेट से बनी होती है। अब देखिए 88 नंबर, अस्थि नष्ट करने वाली कोशिकाएं, अस्थि को नष्ट करने वाली कौन सी कोशिका है, तो 88 का क्या हो जाएगा, ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, अस्थि को नष्ट करने वाली कोशिका है। अब 89 नंबर, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो आपको याद रखना है 89 का आंसर हमेशा पूछ लिया जाता है, दांत का इनेमल क्या है, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, यानी दांत का इनेमल। कुछ बच्चे क्या मार देते हैं, अस्थि मार देते हैं या कभी नाखून मार देते हैं, लेकिन दांत का जो इनेमल होता है, ऊपरी परत जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं, वही हमारे सबसे शरीर का कठोर पदार्थ है। अब देखिए 90 नंबर, एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, तो 90 का क्या हो जाएगा आंसर, दांत में एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, दांत में। निम्न में से कौन लंबी अस्थि का भाग नहीं है, लंबी अस्थि का भाग नहीं है, तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो लंबी अस्थि का भाग नहीं, सब लंबी अस्थि का भाग है। एपिफाइसिस ना भाग है, मोटाफाइसिस भी है और डाइफाइसिस भी है, तीनों क्या है, लंबी अस्थि का भाग नहीं है, यानी इसमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं आंसर हो जाएगा, याद रखना है, यह आंसर हो जाएगा, भाग नहीं है। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है, तो हैवर्सियन तंत्र कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना 92 का क्या हो जाएगा, स्तनधारियों के अस्थियों में क्या पाया जाता है, हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। स्तनधारी के तंत्र अस्थियों में क्या पाया जाता है, हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। अब 93, आधार झिल्ली किसकी अभिलक्षण है, आधार झिल्ली किसकी अभिलक्षण है, तो 93 का क्या हो जाएगा, एपिथेलियम उत्तक की क्या है, अभिलक्षण है, कौन, आधार झिल्ली। अब 94 नंबर, गले में कौन से छल्ले मौजूद होते हैं, तो याद रखना गले में कौन से चीज के छल्ले मौजूद होते हैं, तो 94 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं, उपास्थि के छल्ले क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब देखिए 95, एडिपोज उत्तक का संग्रह करते हैं, एडिपोज उत्तक किस चीज का संग्रह करते हैं, तो 95 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, वसा का क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन, अस्थि मज्जा अनुपस्थित है, अस्थि मज्जा किस में अनुपस्थित है, तो याद रखना है 96 का क्या हो जाएगा, पक्षी में अनुपस्थित है, यानी सरीसृप में पाया जाता है, स्तनधारी में पाया जाता है, उभयचर में पाया जाता है, लेकिन पक्षी में नहीं पाया जाता है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, पक्षी में हो जाएगा, अनुपस्थित पूछ रहा है, अगर उपस्थित पूछता तो इन तीनों में हो जाता। 97 नंबर, संयोजी उत्तक के कोलेजन रेशे होते हैं, तो संयोजी उत्तक के कोलेजन रेशे क्या होते हैं, तो 97 का आपको आंसर क्या याद रखना है, सफेद, संयोजी उत्तक के कैसे कोलेजन रेशे होते हैं, तो सफेद होते हैं। अब देखिए 98 में खिंचाव के कारण शरीर में मोच आ जाती है, किस चीज के खिंचाव के कारण शरीर में मोच आ जाती है, तो 98 का क्या हो जाएगा, उपास्थि के खिंचाव के कारण क्या शरीर में मोच आ जाती है। 99 नंबर, कंकाल उत्तक की उत्पत्ति किस जनन स्तर से होती है, तो याद रखना है 99 का क्या हो जाएगा आंसर, मध्य जनन स्तर से क्या होती है, कंकाल उत्तक की उत्पत्ति होती है। अब देखिए 100 नंबर क्वेश्चन, हमारा हृदय बना है, तो याद रखना है चारों से बना है, कौन, ABCD, यानी शल्की उत्तक से, संयोजी उत्तक से, तंत्रिक उत्तक से और पेशीय उत्तक से। अब देखिए ये हो गया आपका यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन पूरा, यानी यहाँ पे हम लोगों ने कौन से चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, तो यानी जो MCQs था, आप देखिए यहाँ पे टिश्यू और मसल का जो MCQs था, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, जिसको आप लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ये क्या कर लिया गया, कंप्लीट कर लिया गया है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, आप आके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको नेक्स्ट टॉपिक यानी हम लोग का क्या होगा, पाचन तंत्र, जिसको क्या बोला जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है, ये क्या हो जाएगा, नया टॉपिक अपलोड हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, साथ ही कमेंट में बताएं वीडियो किस तरीके का लगा, क्या क्या और भी चीजें सुधारने की जरूरत है। अब देखिए मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।